आई होप आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम इतिहास के अध्याय फर्स्ट कक्षा 12 के अध्याय फर्स्ट चैप्टर है इनके मन की और अस्थियां, जिसका कल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। आज हम उसी चैप्टर में सबसे पहले सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आज इसमें टॉपिक लिया है वो है नगर नियोजन, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी उसकी नगर नियोजन की व्यवस्था कैसे थी। उसकी नगर नियोजन योजना अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट थी। देखिए पहला पॉइंट, दुर्ग टीला और नगर टीला, यानी कि जो नगर की बसावट थी उस नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था। वो टीले थे दुर्ग टीला और नगर टीला। जैसे दुर्ग टीला जो ऊंचाई पर था, जो पश्चिमी टीला भी कहलाता था। दूसरा था नगर टीला और निचला शहर, जो पूर्वी टीला या टीला भी कहलाता था। जो दुर्ग टीला था ये भी आवासीय था, जो नगर टीला था वो भी आवासीय था। दोनों में लोग रहते थे। जो दुर्ग टीला था उसमें जो रहते थे वो उच्च वर्ग के, जिनमें पुरोहित और विद्वान वर्ग आते थे। और जो नगर टीला था यानी निचला शहर, उनमें जो रहते थे वो शिल्पकार थे, मजदूर थे, योद्धा थे। ये इन दोनों स्थलों पर रहते थे। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कालीबंगा चलमुदड़ो को दो टीलों में विभाजित किया गया था। मतलब जो कालीबंगा था, चलमुदड़ो था, इन सभी की बसावट क्या थी, दो भागों में थी, यानी कि इनको दो टीलों में बसाया हुआ था। इसके बाद आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा जहां से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिल रहे हैं। स्टेडियम का मतलब जहां आज हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना बैठकर, जहां बहुत सारे दर्शक भी बैठ सकते हैं, तो वैसे ही व्यवस्था थी सिंधुकालीन सभ्यता में। तो धौलावीरा में क्या था, स्टेडियम भी था। और इस नगर की खास विशेषता क्या थी, ये 3 स्थलों में विभाजित था, यानी यहाँ पर 3 टीले बने हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ था या जो 3 भागों में बसा हुआ था, तो हम क्या आंसर लिखेंगे वहां पर, धौलावीरा आंसर हमारा वहां पर आएगा। इससे आगे हम चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा सड़कें समकोण में काटती थी। जैसा मैंने आपको कल परिचय में ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है उसमें जो सड़कें थी वो क्या थी, 90 डिग्री के कोण में आपस में एक दूसरे को काटती थी। 90 डिग्री का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे समकोण में आकर चारों तरफ से सड़कें काटती थी और यहाँ बीच में क्या होता था, एक चबूतरा बना हुआ होता था जहाँ पशु पक्षियों को दाना डालने की व्यवस्था भी की गई थी। सड़कें तो समकोण में काटती थी और साथ साथ में सड़कों के किनारे ही क्या थे, घर बने हुए थे। और इन्हीं घरों के पास में एक एक पेड़ लगा हुआ होता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो पहले जो लोग थे वो क्या थे, पर्यावरण प्रेमी थे और स्वच्छता का बहुत ध्यान भी रखते थे। दूसरी बात, सड़कों के किनारे नालियां थी। सड़कों के किनारे किनारे नालियों की व्यवस्था कर रखी थी और नालियों को ऊपर से कवर भी कर रखा था, जिससे कि घरों से जो भी गंदा पानी निकल कर आएगा वो सड़कों पर बाहर नहीं आएगा, सड़कें साफ और सुथरी रहेगी। फिर उस काल में जो घर बने हुए थे उनकी निर्माणकालीन व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो जो घरों की बसावट थी, जो घरों को बनाया गया था उनमें ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी पक्की ईंटें होती थी और इन ईंटों का अनुपात क्या होता था, जैसे ये ईंट होती है ना, तो इस ईंटों का अनुपात क्या होता था, 4:2:1। यानी कि जो ईंटें बनी होती थी वो क्या होती थी, 4:2:1 में, यानी कि वो माप तोल का पूरा ध्यान रखते थे। ज्यादातर घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, उसमें विशाल स्नानागार का मतलब जहाँ पे नहाने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्नानागारों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ अन्नागार के अवशेष भी हमें मिले हैं। अन्नागार के अवशेष मिले हैं, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये लोग प्राकृतिक आपदाओं से भी भली भांति परिचित थे तथा उनको पता था कि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए वो अन्नागारों में, यानी कि यहाँ पर अन्न को संग्रहित करके या फिर उनको स्टोर करके रखते थे। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अन्नागार में जो स्टोर करके जो अनाज रखा जाता था उससे उनकी व्यापारिक पद्धति का भी पता चलता है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लेंगे वो है यहाँ की राजनीतिक जीवन की व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। अब राजनीतिक जीवन में जो विद्वान है उनमें मतभेद है।
जैसे ए भाषण का कहना है कि वहां पर पुरोहितों का शासन था, जबकि डॉक्टर आर एस शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक वर्ग शासन करता था। और जो हंटर और मैकेयर वो कहते थे यहाँ की जो व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही था। तो राजनीतिक जीवन उनका इस प्रकार बतलाया जाता है, परंतु अधिकांश मतों में माना जाता है कि वहां पे पुरोहित का ही शासन हुआ करता था। अब हम आगे चलते हैं, अगली व्यवस्था है हमारी सामाजिक जीवन की व्यवस्था, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, उनको किन किन चीजों का शौक था, वो क्या करते थे। तो सामाजिक जीवन में हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो लोग रहते थे वो कौन कौन से वर्ग के लोग वहाँ पर रहते थे, क्योंकि जो सिंधु कालीन सभ्यता है उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी जातीय व्यवस्था या वर्णीय व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। तो पहला पॉइंट देखिए, विद्वान, व्यापारिक वर्ग, मजदूर, योद्धा आदि सभी मिलकर एक साथ रहते थे, यानी कि वहाँ पे जो बस्तियां बसी हुई थी वहाँ पे विद्वान भी रहते थे, व्यापारिक वर्ग भी रहते थे, मजदूर, किसान, योद्धा ये सभी वहाँ पर रहते थे। फिर समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार होती थी, यानी कि समाज की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया था, परिवार को माना गया था। उस समय भी संयुक्त परिवार चलते थे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, उस समय के जो परिवार थे वो मातृ प्रधान थे, यानी कि मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। माता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और माता की जो व्यवस्था होती थी मातृ प्रधान व्यवस्था की वहाँ पर शुरू की गई थी, यानी कि वहाँ पर जो लोग थे वो माताओं का सम्मान बहुत ज्यादा करते थे। उसके बाद का जो युग शुरू हुआ था वो पितृसत्तात्मक युग में आता है। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। तो वहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे, यानी कि वो खाने में शाकाहारी और मांसाहारी यानी कि जीव जंतु जो पशु होते थे उनके मांसों का उपयोग भी वो करते थे, क्योंकि वहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जो नालियां थी वहाँ पे उबले हुए मांस के कुछ टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। फिर अब वहाँ के लोगों की वेशभूषा किस प्रकार की थी, तो यहाँ के पुरुष धोती और ऊपर शॉल पहनते थे, नीचे के हिस्से में धोती और ऊपर के हिस्से में एक हाथ से निकालकर एक हाथ खुला रहता था और ऐसे शॉल ओढ़ते थे। वो महिलाएं लहंगा पहनती थी और सिर पे ओढ़नी डालती थी। आभूषण का शौक महिला और पुरुष दोनों को था। तांबे का दर्पण, यानी कि वहां पे तांबे के दर्पण का यानी कि मिरर यानी आईना उसका भी साक्ष्य मिला है। हाथी दांत की बनी हुई कंघी के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि जो कंघी मिली है वो कौन सी थी, हाथी दांत की बनी हुई थी। और लिपस्टिक के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। कहाँ से मिले, कौन से स्तर से, चंगूदड़ों से वहां पर लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए। और साथ ही साथ वहां पे काजल के सिंह के भी अवशेष प्राप्त हुए। फोर्थ इसका जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे मनोरंजन, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन किस प्रकार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज खेलते थे, यानी कि वहां से हमें शतरंज के अवशेष भी प्राप्त हुए, तो हम कह सकते हैं कि शतरंज का आविष्कार उनके काल में हो चुका था। और लोथल से हमें शतरंज की गोटियां भी प्राप्त हुई है। धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि धौलावीरा है, वहां से हमें क्या मिला, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग सार्वजनिक रूप से एक जगह एकत्रित होकर खेलों का आनंद लिया करते थे। फिर मछली पकड़ने के लिए कटिया का उपयोग करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को शिकार का भी बहुत शौक था। और मछली पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का जो कटिया होता है, यानी कि जो जिससे मछली को पकड़ा जाता है, उसका उपयोग भी करते थे। फिर उत्सव भी सार्वजनिक रूप से एक साथ मनाए जाते थे, यानी कि वहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय थे, मनोरंजन करना उनके शौक में शामिल था, इसलिए वो सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित हो जाते। जैसे मैंने कहा ना, धौलावीरा में हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे वो सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर हर एक उत्सव का आनंद लिया करते थे। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको नृत्य का भी बहुत शौक था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करते थे। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के आने वाले वीडियो में हम इसके आगे इसकी आर्थिक जीवन की व्यवस्था, इसकी जो धार्मिक व्यवस्था और जो अन्य व्यवस्थाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का एक टॉपिक पूरा हो जाता है, जो आपके पेपर में कम से कम आपको 6 नंबर का मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न आपके लिए आएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।